जय हिंद आप सभी को। देखिए ये हमारा एमपी पटवारी के लिए स्पेशल वीडियो है मैथ्स का, जिसमें हम लगभग 20 क्वेश्चंस, वो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का डिस्कशन करने वाले हैं जो इस बार के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। और इस बार के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे क्वेश्चनों की तरह ही जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं आने वाले एग्ज़ाम में, यानी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, उन सभी का डिस्कशन और डिटेल सॉल्यूशन करने वाले हैं एकदम इजी तरीके से। ठीक है, तो जिनका भी आने वाले समय पे एग्ज़ाम है पटवारी का, आगे आने वाली शिफ्टों पे, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पहले क्वेश्चन से देखेंगे कि यदि संख्या का अनुपात 2:5 है और उनका लघुत्तम समवर्तक 150 है तो संख्याएं क्या होंगी। यहाँ पे इजी, मॉडरेट, हार्ड तीनों लेवल के क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं जिस तरह के पूछे जाते हैं। तो क्या है, आपके पास संख्या का अनुपात दिया है और लघुत्तम दिया है। तो देखो मैं लिख देता हूँ, एलसीएम कितना दिया है, 150 दिया हुआ है। ठीक, साथ में संख्या का अनुपात 2 और 3 है, मैं इसको 2x और 5x ले लेता हूँ। ठीक है, रेशियो में ये आपकी संख्या है। तो देखो याद रखना, कभी भी लेट सपोज आपके पास अगर संख्या 2x और 5x आपको पता चल गई है, तो अगर आपको एलसीएम यहाँ से निकालना हो तो बहुत सारे तरीके हैं। अगर इस तरह से मैं इसको डिवाइड करके भी निकालूँ तो इनमें कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो यहाँ 2 बच जाएगा, यहाँ 5 बच जाएगा, तो एलसीएम इसका क्या आएगा, x गुणे 2 गुणे 5 आएगा। बहुत ही बेसिक तरीके से बता रहा हूँ। तो एलसीएम क्या आएगा, 5 दूनी 10x हो जाएगा। यानी कि अगर संख्याओं का एलसीएम की बात करूं तो 5 दूनी 10x हो जाएगा, और उसी 10x की वैल्यू क्या है, एलसीएम 150 है। अब मैं यहाँ बीच में लिख देता हूँ, देखो तो 10x बराबर कितना है, 150 आपका एलसीएम दिया हुआ है, समझ पा रहे हो। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। क्यों 15 हो जाएगा x बराबर, क्योंकि 10 इधर नीचे चला आएगा तो 15 हो जाएगा। तो अगर x बराबर 15 है तो अब संख्याएं बता ही सकते हो, संख्याएं क्या हैं, 2x हैं और 5x हैं। तो 15 में जब 2 रखोगे तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, और 15 में 5 रखोगे 15 पचे 75, यानी 30 और 75 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है कि शेषफल प्रमेय द्वारा शेषफल ज्ञात कीजिए जब px को gx से विभाजित किया जाता है। यानी किसी भी संख्या को किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से विभाजित करें तो शेषफल बताना है। तो देखो विभाजित किससे कर रहे हैं, x+1 से, किसको, इस वाले व्यंजक को। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, तरीके तो बहुत सारे हैं, आप बेसिक से भी बना सकते हो डिवाइड करके, बट ऐसे नहीं करना है आपको। ये जो विभाजित की चीज़ें दी हुई है ना, तो एक तरह से एक आपका शून्य का गुणनखंडी है ये। तो इसको अगर x+1 से विभाजित कर रहे हैं ना, तो आप इसको 0 के बराबर मान लो। क्या करो, 0 के बराबर। तो x+1 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर क्या आएगा, -1 आएगा। ये जो -1 आया है ना, इस -1 की वैल्यू को यहाँ पूरे पिट कर दो। ये जो आपका व्यंजक है, एक्सप्रेशन है, इस पूरे पे -1 पुट कर दो x की वैल्यू। यहाँ से हमने क्या किया, x+1 बराबर 0 मान के x बराबर -1 निकाला। पूरे समीकरण इसमें पुट कर देंगे, समीकरण इसको नहीं बोलेंगे, एक्सप्रेशन। तो जैसे ही पुट करोगे तो पहले लिखा क्या है, x³ लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, -1 की पावर 3 हो जाएगा, फिर -2 इंटू x² है, तो -2 और -1 का स्क्वायर, फिर -4x है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4। एक की वैल्यू क्या है, -1 है, तो प्लस का 4 आ जाएगा यहाँ, और ये -1 है। अब देखो ये -1 की पावर 3 बार होगा तो -1 आएगा, फिर ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस बाहर का तो -2 +4 और -1। अब देखो माइनस कितना है, 2 1 3 1 4, 4 माइनस का और +4, यानी दोनों को सबको जोड़ोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन का जो शेषफल आएगा 0 आएगा, और 0 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 10 15 12 13 का और x का समांतर माध्य 14 है तो x का मान, देखो माध्य होता है क्या है, तो समांतर माध्य हमेशा एवरेज या औसत बोल सकते हो उसको। क्या होता है, एवरेज या औसत। अब एवरेज या औसत के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, यानी टोटल सबका योग कर लो इन पाँचों का, और बटे संख्या कितनी है, 5 मैंने बोल ही दिया, तो संख्या 5 हो जाएगी, और बटे 5 कर दो। देखो यहाँ से x निकल आएगा, सबको जोड़ो तो 15 10 25 10 35 2 37 3 40 10 50, यानी कि 50 + x ये हो गया। ठीक है, और प्लस x भी है, इसको भी जोड़ोगे और बटे 5 करोगे। यही तो माध्य एवरेज होता है, सबका योग बटे जितनी संख्या हो बटे 5, और इसका मान कितना है, 14 है, तो 14 लिख देता हूँ। इसको इधर ले जाओगे तो 14 पंचे क्या बन जाएगा, 70 बन जाएगा। इधर क्या बचेगा आपका, 50 + x बचेगा बराबर 70। तो x बराबर क्या आएगा, 70 में जब आप 50 घटा दोगे इधर लाके तो क्या बचेगा, 20 बचेगा।
और वही x की वैल्यू यानी यहाँ पे अगली वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। धीरे धीरे इजी के बाद आपके मॉडरेट फिर टफ लेवल की क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है 27 की पावर, लिख देता हूँ यहाँ पे 27 की पावर m लिखा है, और फिर ये बराबर किसके है, 81 की पावर n के बराबर है। तो m स्क्वायर रेशियो mn की वैल्यू निकालना है, यानी कि m और n आपको पता चल जाए तो आप आसानी से इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो देखो ये 27 की पावर जो m लिखा है ना, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 3 की पावर 3m भी लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि 3 की पावर 3 27 होता है, और ये बाहर जाएगा तो 3m हो जाएगा गुणा होके, तो 3 की पावर 3m भी लिख सकते हो। और इधर इसको आप लिख सकते हो 81 को 3 की पावर 4 लिख सकते हो, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 3 81, यानी कि बाहर लाओगे तो 4n हो जाएगा। अब देखो जब आपका आधार दोनों तरफ का समान है तो अब घातों की तुलना कर लो, तो इधर क्या है 3m है और इधर बराबर क्या है 4n है। ठीक है, अब m बटे n कर लो, तो m इधर है तो m बटे n को इधर ला लो नीचे, तो इधर 4 था और ये 3 इधर चलाएगा तो बटे 3, यानी कि m बटे n क्या है 4 3, यानी m बराबर क्या मिल गया आपको 4 मिल गया, और n बराबर क्या मिल गया 3 मिल गया। m n की वैल्यू मिल गई, पुट कर दो इसमें जो भी आपका रेशियो कह रहा है, m स्क्वायर कह रहा है तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और रेशियो क्या है mn यानी दोनों को गुणा 4 3 12। ठीक है, तो 16:12 आ गया आपका राइट आंसर। छोटा भी कर सकते हो काट के, ये 4 चौको 16 और 4 3 12, 4 से कट जाएगा तो 4:3 आपका आंसर आ जाएगा, 4:3 राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या बोल रहा है, यदि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में और बी अकेला 25 दिनों में पूरा करता है, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, देखो सबसे पहले लिख लेते हैं, ए और बी अगर दोनों मिल के पूरा कर रहे हैं तो कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, बी अकेला कितने दिन में कर रहा, 25 दिन में कर रहा। टोटल वर्क निकाल लो, दोनों का एलसीएम लोगे, टोटल वर्क का 20 25 का जब एलसीएम निकालोगे तो 100 आएगा। यानी इफिशियंसी क्या होती है, टोटल वर्क से डिवाइड कर दो इसके दिन को, जैसे 100/20 करोगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी की इफिशियंसी 5 आ जाएगी, यानी एक दिन में कार्य करने की क्षमता 5 यूनिट है 100 यूनिट में से। इसी तरह बी के लिए 100/25 कर दो तो 4 आ जाएगा, 25 चौको 100, यानी कि बी एक दिन में 4 यूनिट कर सकता है। अब देखो बी की वैल्यू अगर एक दिन की 4 है और ए प्लस बी की 5 है, तो यानी ए की वैल्यू एक ही रही होगी, क्योंकि ए की वैल्यू क्या रही होगी, एक रही होगी इफिशियंसी, तब ना ए और बी को जोड़ोगे 4 1 5 होगा, तो ए की इफिशियंसी 1 है। तो पूछा क्या है कि ए अकेला कितने दिन में कार्य करेगा, टोटल वर्क कितना है 100 यूनिट है, और इसकी इफिशियंसी एक दिन करने कितनी 1 है, तो 100/1 कर दो, यानी 100 दिन लग जाएंगे अकेले ए को कार्य करने में, तो 100 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छठवां क्वेश्चन है कि यदि 8 अंकों की संख्या ये लिखी हुई है 11 से विभाज्य है, तब x प्लस वाई का मान निकालो, लेकिन न्यूनतम मान निकालना है सबसे छोटा। देखो 11 का विभाज्यता नियम क्या कहता है कि ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस जो है ना, उनके सबको सम करो, सम करने के बाद उनका जो डिफरेंस है या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए, 11 का कोई भी गुणा जाना चाहिए, 22 44 जो भी हो, या तो 0 आ जाए 11 का गुणज। ऑड इवन प्लेसेस, अगर इसमें से मैं ऑड प्लेसेस को देखता हूँ तो 1 है, अब पहले स्थान पे 2 है, फिर 2 को 1 छोड़ दो, 6 2 8 8 5 13 13 प्लस 22, यानी कि 1 1 छोड़ के, तो 13 प्लस 22 को मैं इधर लिख देता हूँ ऑड प्लेसेस को ऐड करके। और फिर इवन प्लेसेस देखता हूँ तो 2 4 है, 4 प्लस एक्स है, फिर 3 है, यानी 4 3 7 2 9, यानी 9 प्लस एक्स हो जाएगा। समझ रहे हो बात को, देखो 11 का विभाज्यता नियम कहता है कि सभी संख्याओं के जो विषम अंक हैं और सम अंक उनको अलग अलग जोड़ो, और दोनों के बीच जो अंतर है ना, या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए या फिर 11 का गुणा जाना चाहिए। तो अब मैंने 13 प्लस 22 को एक तरफ कर लिया है विषम अंक वालों को, और सम वालों को 9 प्लस एक्स। अब देखो इनके बीच हम एक चीज़ बहुत आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि न्यूनतम मान पूछा है, क्या पूछा है न्यूनतम, तो सबसे छोटी वैल्यू रखना है। तो न्यूनतम के लिए क्या करूँगा, मैं 0 बनाने की कोशिश करूँगा कि दोनों के बीच अंतर क्या आ जाए, डिफरेंस 0। यहाँ पे 13 है तो यहाँ पे 9 है, तो x में क्या जोड़ दूँ, 13 हो जाए, तो देखो 4 जोड़ देता हूँ। अगर x में मैं 4 लिख देता हूँ तो 9 4 13 हो जाएगा, और 22 की जगह 0 लिख दूंगा, तो ये तो आपका 13 धन 0 यानी 13 ही रहेगा, और ये 9 4 13 हो जाएगा, x के 4 रखूँगा तो ये भी 13, और 13 के बीच अंतर कितने का, 0 का, यानी आप बोल सकते हो x के बराबर 4 होगा और y बराबर 0 होगा।
अगर x बराबर 4 होगा और y बराबर 0 होगा तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा, 4 धन 0, 4 धन 0 बराबर 4 आपका राइट आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा आपका अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, समझना है। देखो क्या कह रहा है कि त्रिभुज की भुजाएं हैं जिसका अनुपात क्या है, 4 5 7 है। एक त्रिभुज है लेट सपोज, जिसकी भुजाओं का अनुपात क्या है, 4 5 7 है, ठीक है। यदि इनका परिमाप 48 इंच है तो परिमाप होता है क्या, तो सभी भुजाओं का योग, यानी तीनों भुजाओं को आप जोड़ दो तो क्या हो जाता है, परिमाप होता है। मैं इन भुजाओं को x के रिफ्लेक्टिव मान लेता हूँ, 4x 5x 7x, तीनों भुजाओं का योग ही तो परिमाप होता है। तो तीनों को जोड़ दो, 7 5 12 4 16, यानी 16x जो हो जाएगा, इसकी वैल्यू 48 है। तो x बराबर क्या आएगा, 3 आ जाएगा। क्यों, 48/16 कर दो, इधर ले जाओगे तो x बराबर 3। तो सब इसमें से पूछा क्या है कि दो बड़ी भुजाओं के बीच का अंतर, दो बड़ी भुजा क्या है, 7x और 5x है। तो 7x और 5x के बीच अंतर कितने का है, 2 का है x। तो 2x का अंतर है और x की वैल्यू 3 हमने निकाली ली है, तो 2x यानी 2 × 6 हो जाएगा, x रखोगे तो 6 इंच आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि यदि a का 20% बराबर b का 30% बराबर c का 1/6 है तो a/b/c निकालने की बात कर रहा है। तो कैसे निकालोगे, तो देखो बहुत ईजी तरीके से करेंगे। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है। अगर परसेंट हटाओगे तो इसको क्या लिखोगे, 20/100 लिखोगे, यानी 20 × 20 20 × 5, यानी a का 1/5 यहाँ लिख देता हूँ। क्या कह रहा है, a का 1/5, ठीक है, बराबर किसके है, b के 30%। 30% मतलब 30/100, यानी 30/100 करोगे 3/10 आएगा, यानी b का क्या, 3/10, ठीक है। बात समझ पा रहे हो। बराबर क्या है, c का 1/6, यानी c का क्या है, 1/6 है, ठीक कर दिया। अब देखो निकालना क्या है, निकालना है a b c। बहुत सारे तरीके हैं, हम सिंपल तरीके से करेंगे। देखो a बट्टे क्या लिखा है, ये 5 लिखा है, क्या लिखा है, a/5 अगर एक का करोगे, और ये b बट्टे क्या है, 3b/, हो जाएगा, ये कितना 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा c/6 हो जाएगा। अब ए यहाँ से आप पक्षांतर करना शुरू करो, इधर लिख देता हूँ। देखो इन दोनों में पक्षांतर करो तो a इधर है, b को नीचे ला लो ऊपर से यहाँ से, तो a/b हो जाएगा। अब ये 5 ऊपर जाएगा, तो 3 पहले से था, 5 यहाँ बटे 10, 5 1 कम 5 5 दूनी 10, यानी a/b क्या आया, 3/2 आ गया। a/b यहाँ से क्या आ गया, 3/2 आ गया। इसी तरह से इन दोनों में तुलना कर लोगे तो p/c आ जाएगा। c इधर नीचे ला लोगे तो ये 10 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, तो 10/18 आ जाएगा, ठीक है, ठीक। या फिर इसको ना काटना हो तो नहीं काट सकते हैं। देखो 1 मिनट, मैं थोड़ा सा मिटा के लिख देता हूँ, जगह का मैं, देखो नहीं काटता हूँ मैं। देखो जब पक्षांतर करूँगा ना तो कैसे होगा, तो देखो a/b बराबर, ये ऊपर जाएगा तो 15 हो जाएगा, क्योंकि b नीचे आया तो 5 नहीं 15/10, तो ये 15/10 हो जाएगा। अब इन दोनों में तुलना करो, तो इन दोनों में जब तुलना करोगे तो b/c क्या होगा, 10 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आएगा, 6 × 18, यानी कि आप ऐसे बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर लिखो या फिर रेशियो लगा दो, तो b/c बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 10/18, क्योंकि 10 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आएगा, 10/18, 10/18। अब भी दोनों जगह आपका बराबर है। देखो b के यहाँ भी 10 है b और यहाँ भी 10 है, यानी कि बात बन जाएगी। a की वैल्यू क्या है, 15 है। देखो कौन से ऑप्शन में है, a 15, तो इसमें है, और b 10 इसमें है, और 18 c, यानी इस तरह से आप बना सकते हो। बहुत ईजी क्वेश्चन है, जगह की कमी के कारण लिख नहीं पाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है। देखो 2 वर्ष के लिए 8% की वार्षिक ब्याज दर पर 5,000 के मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर पूछा है, यानी कि एसआई और सीआई के बीच अंतर पूछा है, ठीक है, कितने रुपए का अंतर है। सबसे पहले मैं एसआई की कैलकुलेशन कर लेता हूँ। तो अगर 2 वर्ष के लिए कोई चीज़ है और उसमें मूलधन 5,000 है, तो 5,000 का 2 वर्ष के लिए 8%। अगर 1 वर्ष के लिए ब्याज दर 8% है, तो 2 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, 16% हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 5,000 का 16% आपका डायरेक्ट एसआई आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो 5,000 का 16% होता कितना है, तो देखो 5,000 का देख परसेंट होता है 50, 16%, 16×5 80, यानी कि 800, यानी कि आपका एसआई कितना आ गया, 800 आ गया। यहाँ लिख देता हूँ। सीआई कैसे निकालोगे, सीआई देखो, सीआई आपका अलग अलग निकलता है 2 बार। कैसे निकलेगा, देखो पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ। 2 साल का, पहले साल का क्या करेंगे, 5,000 का 8% करेंगे, कितना आएगा, 400 आएगा, क्योंकि 5,000 का 1% होगा 50, 8% 400। दूसरे साल का भी 5,000 का 8% निकालोगे, 400 आएगा। फिर दूसरे साल में सीआई के लिए क्या करते हैं, पहले साल का भी 8% निकालेंगे, तो 400 का 8%, यानी पहले साल का कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा।
अब देखो 4 4 8 सबको जोड़ दो, 4 4 800 832, यानी कि ये 800 आपका SI था और CI 832 आया, दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है, 32 का है, और 32 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं। नेक्स्ट है, यदि 23 26 22 प्लस 4 22 प्लस 7 का औसत क्या है, 30 है, तो 22 का मान एक ज्ञात करो। औसत पूछा है, यानी औसत क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, सबको जोड़ लो और बटे जितनी संख्या n बराबर, यानी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 है तो बटे 5 होगा। सबको पहले जोड़ो, 23 26 कितना होगा, 26 20 20 40 49 हो गया, 49 और 4 53 7 60, यानी 60 तो ये आ गया। और 22 कितने, 1 2 3, यानी 60 प्लस 22 और बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। टोटल करके और बटे n करते हैं, जितने नंबर हो तो 5 नंबर, और इसकी वैल्यू कितनी दी है, 30 दी हुई है, लिख दिया। यहाँ से 22 निकालना है, अब इजीली निकल जाएगा, ये इधर जाएगा तो 150 हो जाएगा, 30 पंचे 150, और ये बचेगा 60 प्लस 22, यहाँ 22 बराबर क्या हो जाएगा, 150, और उधर 60 माइनस हो जाएगा पक्षांतर, यानी 90 आपका आ जाएगा 22 के वैल्यू, 90। एक सेकेंड, कहीं गलत किया क्या, हाँ गलत किया, देखो 22 कितने हैं, 1 2 3, 3 22 है ना, तो यहाँ पे 3 22 होगा, यानी 3 22 आएगा, तो 3 22 बराबर 90 होगा, तो 22 बराबर क्या आ जाएगा, 90 बटे 3 हो जाएगा, यानी 30 आएगा। ठीक है, याद रखना 30 आएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आनंद और दीपक जो है ना, क्रमशः 22,500 और 35,000 रुपये निवेश करते हैं, यानी किसी व्यवसाय में इतना पैसा लगाते हैं दोनों, और लास्ट में लाभ कितने का होता है, 13,800 रुपये का, तो दीपक का हिस्सा, तो जो इनके निवेश का हिस्सा होगा वही लाभ का हिस्सा होगा, तो निवेश का हिस्सा का मैं रेशियो निकाल लेता हूँ। देखो आनंद कितना है, 22,500 है इसका रेशियो, और इसका कितना है, 35,000 है। मैं छोटा रेशियो कर लेता हूँ, 2 जीरो काट दो, काटोगे इसको किससे, 5 से, तो 5 चौको 20, 5 नमा 45, नहीं 5 चौको 20, 5 25 हो जाएगा ये। ठीक है, और ये हो जाएगा 5 सत्ते 35 जीरो, यानी 45 बटे 70, और छोटा कर दो, 5 नमा 45, 5 14, यानी 9 बटे 14 आ गया, यानी इनके बीच का रेशियो कितना है, 9 बटे 14 है, क्या है, 9 बटे 14 है इनके लाभ का रेशियो। अब यहाँ से टोटल कितना है, 13,800 लाभ है, निकालना किसका है, दीपक का निकालना है, किसका, दीपक का, तो दीपक क्या है, 14 है, तो कैसे निकालोगे, देखो टोटल जो है ना 13,800 और बटे कितना करोगे, 14 9 23, दोनों को जोड़ दोगे, 14 9 को, दोनों को 23 हो जाएगा, और इसमें से जिसका निकालना है उसको गुणा, निकालना किसका है, 14 यानी दीपक का, तो गुणे 14 कर दो, काट दो, कट जाएगा क्या, 6 से कटेगा, काट दिया मैंने, 0 0, यानी कि 6 से कट जाएगा, 23 छक्का 138 और 2 जीरो आ गया, यानी 600 गुणे 14 बचा, और 600 गुणे 14 बराबर 14 छंग 84 और डबल जीरो, यानी 8,400 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 8,400 इसका आंसर होगा। 12वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़ते हैं। देखो, एक धनराशि 8 वर्षों में स्वयं का 3 गुना होने के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया गया है, तब 20 वर्षों में समय में स्वयं का कितने गुना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। बोल रहा कोई मान लो मूलधन है, जैसे कोई मूलधन नहीं है इसलिए मैं 100 मान लेता हूँ, 100 है, और ये होता क्या है, 8 वर्षों में, कितने वर्षों में, 8 वर्षों में कितना हो जाता है, स्वयं का 3 गुना, यानी 100 से कितना हो गया, 3 गुना, 300 हो जाएगा अगर 100 है तो 8 वर्षों में। अब पूछा क्या है कि 20 वर्षों में कितना गुना होगा, तो देखो 8 वर्षों में अगर तीन गुना यानी 3 से हुआ है, तो 100 आपका मूलधन था, तो 8 वर्षों में ब्याज कितना मिला है, तो ब्याज मिला है आपका 200। 100 से अगर 300 कोई चीज़ हो रही है तो 200 ब्याज मिला होगा। 200 ब्याज कितने में मिला है, 8 वर्षों में, तो एक वर्ष के लिए क्या करोगे, 200 बटे 8 कर दोगे तो एक वर्ष का ब्याज मिल जाएगा, यानी कि 8 दूनी 16 हो जाएगा और 8 पंचे 40, यानी एक वर्ष का ब्याज कितना है, 25 है। अगर एक वर्ष का ब्याज आपका 25 निकाल लिए हो तो 20 वर्ष का ब्याज के लिए क्या करोगे, 25 गुणे 20 करोगे, और 25 दूनी 50 और जीरो, यानी 500 हो गया। यानी कि आपका जो ब्याज हुआ ना 20 वर्षों में कितना आया, 500 आया, अगर 100 मूलधन लिए। लेकिन अब 100 ब्याज आपका 500 हो गया 100 से मूलधन से, लेकिन ब्याज में अगर मैं उसको अमाउंट को जोड़ूंगा, जैसे यहाँ पे 200 आपका ब्याज हुआ तब ना जाके 300 हुआ, तो इसी में से मैं मूलधन को भी 100 को जोड़ूंगा, जैसे ही जोड़ा तो ये 600 हो गया। तो पहले चीज़ कितनी थी, 100 थी, अब ये 600 यानी 6 गुना हो गई कि नहीं हो गई 20 साल में, तो यही तो आपसे पूछा था, तो 6 गुना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब रिवाइज करके देख लेना है ना अगर समझना है तो। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक गोले का आयतन जो है ना 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई है, और वाले बेलन के आयतन के बराबर है, तो गोले का व्यास बताना है। कहने का मतलब ये सिंपल सा ये पूछ रहा है, बोल रहा है
कि इसमें जो आपका है गोले का जो आयतन है, गोले का आयतन क्या होता है, तो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों चीज़ें बराबर कह रहा है कि बेलन का आयतन जो है गोले के आयतन के बराबर है। तो देखो बेलन का गोले का आयतन होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक। और बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इस पाई से ये पाई तो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बेलन के लिए आर कितना दिया है, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दिया है, तो मैं रख देता हूँ 6 r² यानी 6×36 हो जाएगा। इधर एच है तो एच की जगह कितना है, 8 दिया है, गुणे 8 रख देता हूँ मैं, बराबर इधर क्या हो जाएगा 4/3 और आर क्यूब, ठीक है। निकालना क्या है आपका, गोले का व्यास, यानी आर निकाल के आर का डबल तो व्यास होता है। देखो इसको और आगे ले जाता हूँ तो ये आपका इधर लिख देता हूँ, देखो तो बराबर क्या हो जाएगा, तो आर क्यूब यहाँ बचेगा और इसको पक्षांतर कर देता हूँ 4/3 को इधर, तो 36 गुणे 8 और ये ऊपर जाएगा 3 और 4 आएगा नीचे 4/3 को, 4 दूनी 8 कट गया, यानी आपका 36 दूनी 72 त्याई क्या बन गया 216, यानी 216 बना, ठीक है। और ये आर क्यूब की वैल्यू है 216। तो अब दोनों तरफ का क्यूब रूट कर दो, क्या कर दो, क्यूब रूट। तो आपको पता है कि 216 किसका क्यूब रूट होता है, 36 छक्का 216 यानी 6 का होता है, यानी आर की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। आर आपका जो 6 आया ना, पूछा क्या है व्यास, तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का डबल होता है, यानी 6 दूनी 12, तो 12 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको निकालना था, ठीक है। 14वां क्वेश्चन देखेंगे कि 2 वर्ष पूर्व राम और रमन की आयु का अनुपात 3:2 था, वर्तमान में यह अनुपात 7:5 है, तो वर्तमान आयु बताइए, ठीक है। तो 2 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना था, इतना था। मैं वर्तमान से शुरू कर लेता हूँ, तो 7x और 5x ये वर्तमान आयु का इनके रेशियो है, ठीक है, 7x और 5x। अब 2 वर्ष पूर्व के लिए क्या करूँगा, 7x - 2 करूँगा वर्तमान में, और 5x - 2 करूँगा दोनों में, ठीक है। 2 वर्ष पूर्व की बात कर रहा ना, और उसका रेशियो कितना था, 3/2 था 2 वर्ष पूर्व। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो और 7x और 5x में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, खुद कर सकते हो। हालांकि मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि आपको खुद कमेंट करना है। यहाँ से आप x की वैल्यू पक्षांतर करके निकाल लो, 2 को इधर पूरे गुणा कर दो और 3 को इधर कर दो, जो भी x आए तो 7x और 5x रख के दोनों की आयु बताना जरूर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक आदमी एक स्थान ए से बी तक 12 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है और बी से ए तक 18 किलोमीटर पर घंटे की चाल से वापस आता है, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल बताओ। देखो औसत चाल के लिए फार्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड के लिए 2xy/x+y, और x और y दोनों क्या है, दोनों प्रकार की चाल हैं। जो एक x क्या है 12 किलोमीटर और ये क्या है 18 किलोमीटर, y फार्मूले पे पुट करना है और कुछ नहीं। देखो 2 × xy यानी 12 × 18/x+y यानी 18 क्या हो जाएगा 30, काट दो, 6 का 18, 6×5 30, यानी क्या आया 12 3 36 दूनी 72, यानी 72/5 आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब 72/5 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 14 सही 2/5, 14×5 70, 2 72/5, यानी कि 72/5 किलोमीटर पर घंटे लिखो, चाहे 14 सही 2/5, एक ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16वां कि 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर चित्त न आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 2 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं और चित्त न आने की प्रायिकता आपको बतानी है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, सब आपको पता है प्रायिकता P बराबर क्या होती है, P बराबर होती है अनुकूल जो नंबर है, अनुकूल नंबर और बटे टोटल। अब टोटल सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ क्या होगा इसमें प्रायिकता के लिए। देखो 2 सिक्के उछाले जाएँ, जितने सिक्के उछाले जाएँ उनका क्या करते हैं अपन, पावर करते हैं। अगर मान लो देखो 1 सिक्का है तो 2 की पावर 1, अगर 2 सिक्का है तो आपका तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2, अगर 3 सिक्का है 2 की पावर 3 हो जाएगा, 4 सिक्का है 2 की पावर 4 हो जाएगा। इस तरह से टोटल आप बताते हैं। इसमें से कितने सिक्के उछाले जाएँ 2, तो 2 की पावर 2 आपका टोटल आएगा, यानी 4 आ जाएगा नीचे। ऊपर अनुकूल कैसे आएगा समझो, देखो क्या बोल रहा है कि चित्त ना प्राप्त होने की प्रायिकता, चित्त मतलब हेड आपकी ना आए, ठीक है, यानी कि टेल आए। तो अब देखो 4 कंडीशन आपकी बनती है हेड, तो एक ही ऐसी कंडीशन आपकी बनेगी जिसमें टेल आए, हेड ना आए, चित्त ना आए। बाकी सब में करोगे तो आपको कहीं ना कहीं हेड तो आ ही जाएगा। तो केवल एक कंडीशन है जिसमें टेल आएंगे अगर 2 सिक्के को उछालोगे।
तो आपकी एक ही कंडीशन बचेगी, यानी अनुकूल परिणाम 1 हो जाएगा। तो प्रायिकता क्या आ गई, 1/4 आ गई। बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि दो पार्टियों ए और बी के बीच का जो चुनाव हुआ और ए को डाले गए कुल मतों का 37% प्राप्त हुआ और इस प्रकार वह 338 मतों से हार गया। डाले गए मतों की कुल संख्या क्या है। देखो, ए और बी दो लोग मान लो व्यक्ति हैं, चुनाव लड़े। ए को कितना मिला, 37% मिला। अगर ए को 37% मिला और यहाँ पे लिखा है कि मान ले कोई मत अवैध नहीं है, तो ए को अगर 37 मिला तो बी को कितना मिला होगा, 63%। तब ना 63 37 जोड़ोगे 100% होगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि इस प्रकार जो ए है ना 338 वोट से हार भी जाता है, तो बी वाले से जो हारा है, तो इनके परसेंट का अगर अंतर में बात करूं तो वही आपका इसमें आ जाएगा हार में। तो इनके परसेंट का जो बीच अंतर है ना, 37 6 43 10 53 10 63, यानी 26%। यानी कि ए जो है 26% से हार गया और उस 26% की वैल्यू कितनी दी है, 338 दी है। कितनी दी है, 338 क्वेश्चन में दी हुई है। तो अब यहाँ से निकालना क्या था, कुल संख्या निकालना था। तो 338 जो है किसकी वैल्यू है, 26% की है। तो यहाँ से 338/26 करोगे तो क्या आएगा, 1% आएगा और गुणे 100 कर दोगे 100% आ जाएगा। निकाल लो, 338/26 गुणे 100 कर दो, बस सॉल्व करो इसको। तो सॉल्व अगर अपन करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो कटेगा क्या, हाँ कट जाएगा। 26 13 से काट लो, 13 दूनी 26, 13 एक कम 13 दूनी 26, 7 13 छंग 78, 2 एक कम 2 13 13 आया, 13 गुणे 100 यानी 1300 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको बनाना था। नेक्स्ट है 18वां कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आधार का क्षेत्रफल 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है और ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है। तिर्यक ऊंचाई बताओ। देखो, शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती क्या है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई जिसको मैं एल से डिनोट करूंगा क्या होती है, √r² प्लस h² होती है। क्या होती है, r² प्लस h² होती है। ठीक है, ठीक। तो इसमें से दिया क्या क्या है, तो आपका शंकु का आधार का शंकु होता कैसा, देखो इस तरह से शंकु होता है जिसका आधार जो है आपका इस तरह से होता है, सर्कल टाइप का, और इसका क्षेत्रफल कितना दिया है, 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आधार का क्षेत्रफल एरिया जो है ना, क्या होता है, πr² होता है। और जिसकी यहाँ अपन ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपन को r निकालना है। एस तो दिया हुआ है 18, लेकिन r निकालना है, इसलिए अपन आधार का क्षेत्रफल से निकालेंगे। तो πr² की वैल्यू कितनी है, 81 पाई है। पाई से पाई कटा तो r² बराबर 81, तो r बराबर 9 हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दो, तो अब r की वैल्यू 9 आ गई। s तो 18 दिया ही हुआ है, तो रख दो इसमें। तो l बराबर क्या हो जाएगा, √r², यानी 9 का स्क्वायर 81 और प्लस h² यानी 18 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 होता है। अब दोनों को जोड़ोगे तो √ क्या आ जाएगा, 405 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 405। 324 81 405। अब 405 को आप क्या कर सकते हो, और काट सकते हो। देखो कैसे छोटा बना सकते हो, आपको पता है कि 81 गुणे 5 होता है कितना, 405। यानी 81 9 का क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। तो 9√5 भी इसको लिख सकते हो 405 को। किस तरह से, देखो मैं बता ही देता हूँ। 405 को 81 गुणे 5 लिख सकते हो। तो 81 क्या है, 9 का क्यों स्क्वायर रूट होता है तो बाहर आ जाएगा, तो 9√5 भी हो सकता है। इस तरह से आपको करना था। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है, एक हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री वाली हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 432√3 मीटर ऊंचे एयरटेल टावर मीनार के आधार से निश्चित दूरी पर शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो आधार से बिंदु की दूरी, देखो बोल क्या रहा है, एक आपका क्या है, टावर है, मीनार है, जिसका आपका मान लो ये मीनार है। ठीक है, और ये मीनार जो है ना कितना ऊंचा है, ये मीनार ऊंचा है 432√3 ऊंचा है। ठीक है, इतना मीटर। ठीक, और ये कह रहा है कि इसका उन्नयन कोण जो आधार से नीचे बन रहा है कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री। इसको मैं ए, इसको बी और इसको सी मान लेता हूँ। तो पूछा क्या है कि आधार बिंदु से कितनी दूरी है, तो उन्नयन कोण जो है उसके आधार बिंदु से दूरी पूछा है। यानी कि आपको जो वैल्यू पूछा किसकी पूछा है, एक सेकेंड, AC की वैल्यू पूछा। अगर AB ये मान लिया मैंने, तो AC की वैल्यू पूछा है। तो AC की वैल्यू आपको पता है अगर 60 डिग्री है, तो AC कैसे निकालोगे, आधार, इसके लिए tan थीटा लगाना पड़ेगा, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। और थीटा की वैल्यू कितना है, 60 डिग्री है। तो यहाँ लिख देता हूँ, देखो tan थीटा यानी tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार।
अब लंब कितना है, तो लंब आपका कितना है, ए बी है, ये लंब होता है जिसकी वैल्यू क्या है 432 है, √3 है, ठीक है, 432 √3 है। आधार कितना है, तो आधार ए सी है, आधार ए सी ही तो निकालना है। अब 1060 की वैल्यू, एक मिनट मिटा के लिख देता हूँ, ये थोड़ा सा दिक्कत हो गई इसमें, ठीक है, एक सेकंड रुको। देखो इस तरह से आपका क्या है, मान लो ए बी सी है, जिसमें से इसकी टावर की है 400 एक सेकंड 432 √3 इसकी क्या दी हुई है, आपकी ऊंचाई दी है, ठीक है। निकालना क्या है आपको, आधार से ये बेस निकालना है और 60 डिग्री इसका उन्नयन कोण है। तो 1060 डिग्री बराबर क्या माना हमने, लंब बटे आधार, यानी लंब कितना है 432 √3 है, ठीक है, आधार कितना है बटे BC है, ठीक है, यही तो निकालना है। अब 1060 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, √3 बराबर कितना है 432 √3, इस √3 से √3 कटा, BC इधर जाएगा तो क्या बचेगा 432 बचेगा, करना खुद से सॉल्व करके आ जाएगा, 432 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा आधार से दूरी। तो ये था पूरा आज का सेगमेंट क्वेश्चनों का। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई सजेशन हो तो आप सजेशन कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।